हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण के बारे में। सबसे पहले जो आपका पर्यवेक्षण है और निरीक्षण है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो जानना जो है बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण होता क्या है। देखिए, पर्यवेक्षण क्या है, इसके अंदर परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करके सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण के अंदर जो है आपके विद्यालय के अंदर जो वास्तविक स्थिति है, शिक्षण व्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति है, उसकी पहले जानकारी प्राप्त की जाएगी, उसके बाद सुझाव दिए जाएंगे। ठीक है, केवल सुझाव दिए जाएंगे। लेकिन निरीक्षण के अंदर ऐसा नहीं होता है। निरीक्षण में क्या होता है, केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है और इसके अंदर सुझाव नहीं दिए जाते बल्कि निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि पर्यवेक्षण के अंदर तो केवल सुझाव दिए जाएंगे और निरीक्षण के अंदर आपका जो है आदेश दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई खामी पाई गई तो उसको कमी को दूर करने के लिए जो है आदेश दिए जाएंगे। कार्य क्या है, शिक्षकों व व्यवस्था की कमियों को दूर करके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने हेतु मार्गदर्शन देता है। क्या, पर्यवेक्षण आपका। और बल्कि जो निरीक्षण है आपका, ये क्या करता है, ये कमियों को दूर करने के लिए क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है, दोष व कमियां बताकर उसकी आलोचना करता है। ठीक है, और उनको सही करने का निर्देश देता है। ठीक है, थर्ड आपका डिफरेंस क्या है, उद्देश्य क्या है दोनों का। विद्यालय की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास करना, ये किसका उद्देश्य है, पर्यवेक्षण का। और इसकी बात करें निरीक्षण की, तो कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, जो लिखित प्रतिवेदन है, अगर कोई खामी पाई गई तो उसको प्रस्तुत करना निरीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, दृष्टिकोण की बात करें तो ये सुधारात्मक होता है। क्या, पर्यवेक्षण आपका सुधारात्मक होता है, जबकि आपका जो निरीक्षण है इसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है। ठीक है, इसमें जो है सहयोग की भावना नहीं होती, बल्कि कोई जो निरीक्षण करने वाला है वो आएगा और आपके कार्य की आलोचना करके जाएगा। अगर कोई कमी है तो उसकी आलोचना करके जाएगा, ये होता है निरीक्षण। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रकृति की बात करें तो प्रजातांत्रिक और सहयोगात्मक होती है इसकी प्रकृति। और दूसरा, अगर हम निरीक्षण की ओर देखें तो निरीक्षण की प्रकृति कैसी होती है, आधिकारिक या निरंतरात्मक। ठीक है, को जो ये अधिकारी है वो आएगा और जो है नियंत्रण में रखेगा। ठीक है, ये इसकी जो है प्रकृति होती है। नेक्स्ट है आपका, इसका संबंध शिक्षण सुधार कार्यक्रमों से होता है। किसका, जो आपका पर्यवेक्षण है, इसका जो है उद्देश्य शिक्षण सुधार कार्यक्रमों से होता है। और बल्कि जो आपका निरीक्षण है, इसके अंदर यह विद्यालय व्यवस्था संचालन, आर्थिक पहलू व उपस्थिति में अधिक संबंध रखता है। ठीक है, तो ये थे आपके मेन डिफरेंस। अब हम शुरुआत कर लेते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा पर्यवेक्षण से हमारा तात्पर्य एक ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम से है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रक्रियाओं में उन्नति तथा प्रभावशीलता लाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों की कमियों के साथ उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, पर्यवेक्षण में क्या है, जो भी अधीन कार्य कर रहे हैं उनकी कमियों का पता लगाया जाएगा और उनकी समस्याओं को दूर करने की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, जिससे उनमें दायित्व बोध होता है और पर्यवेक्षक के प्रति जो है अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, उनमें क्या है, विश्वास जागृत होता है। ठीक है, देखिए, सुपरविजन, इंग्लिश के अंदर पर्यवेक्षण को बोलते हैं सुपरविजन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस से, सुपर यानी अच्छा और विजन यानी दृष्टिकोण। ठीक है, अर्थात पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अच्छे दृष्टिकोण एवं अच्छी दृष्टि से कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, पर्यवेक्षण। और निरीक्षण के अंदर वो आपको आदेश देके जाएगा और उसका जो आपका निरीक्षण करता होता है उसका जो मेन फोकस किस पर होता है, आपकी कमियां निकालने पर होता है। ठीक है, लेकिन पर्यवेक्षण में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अच्छा दृष्टिकोण होता है और अच्छी दृष्टि से कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई कमी पाई भी जाती है तो उसको दूर करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, बल्कि आपका जो निरीक्षण होता है उसके अंदर निर्देश दिए जाते हैं, इसके अंदर सुझाव दिए जाते हैं। किसमें, पर्यवेक्षण के अंदर। अब देखिए, जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है पर्यवेक्षण के संबंध में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले है आपके फ्रांसेथ जाम। इसके अनुसार पर्यवेक्षण क्या है, उत्तम शिक्षा पर्यवेक्षण व्यक्तिगत तथा सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तियों की ऊर्जा को रचनात्मक विधियों में संलग्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। किसने दी, फ्रांसेथ जाम ने। दूसरी डेफिनेशन आपकी मलैया के अनुसार, इसने क्या कहा, शिक्षा पर्यवेक्षण यह प्राविधिक सेवा है जो शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक कुशलता वृद्धि के लिए उचित व्यावसायिक नेतृत्व तथा सहयोग प्रदान करती है
और शिक्षण स्तर को उच्च बनाने हेतु उन्हें पाठ्यक्रम सुधार से परिचित कराती है एवं छात्रों को और अच्छी तरह से समझने, शिक्षण सामग्री निर्माण करने, शिक्षण विधियों का विकास करने, उचित मूल्यांकन विधियों का उपयोग करने आदि के कौशल विकास में सहायक होती है। इस दृष्टि से शिक्षा पर्यवेक्षण एक लोकतंत्रीय तथा सहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या है? एक लोकतंत्रीय और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण स्तर को उच्च बनाने हेतु शिक्षक, पर्यवेक्षक तथा बालक सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन डेफिनेशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षक क्या है? एक मित्र की तरह होता है, एक परामर्शदाता की तरह होता है, निर्देशनकर्ता और शुभचिंतक होता है। ठीक है, पर्यवेक्षक क्या होता है? शुभचिंतक होता है। पर्यवेक्षक जहां कमियों और गलतियों की ओर इशारा करता है वही उनके निराकरण हेतु भी उपयोगी परामर्श देता है। ठीक है, उपयोगी परामर्श देगा। जबकि निरीक्षण की अगर हम बात करें तो परामर्श नहीं देगा, आपको निर्देश देखे जाएगा कि इनको ठीक करो, ये गलतियां, ये खामियां क्यों हैं। ठीक है, उसका व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्ण होता है। पर्यवेक्षक का व्यवहार कैसा होता है? सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है विलियमसन एम के अनुसार। उन्होंने क्या कहा? यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान तथा कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा योग्यताओं का सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, ताकि वे अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सके और जिससे उनमें स्वयं के अंदर तथा अभिकरण को आधिकारिक संतोष जो है वो प्राप्त होता रहे। ये डेफिनेशन दी विलियमसन ने। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने और योग्यताओं को सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है। वो पदाधिकारी कौन है? आपका पर्यवेक्षक है। ठीक है, ताकि वे अपने कार्य जो है अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सके। ये डेफिनेशन है विलियमसन की। नेक्स्ट आपके हेराल्ड एवं मूर के अनुसार इसने क्या डेफिनेशंस दी कि पर्यवेक्षण में वे प्रवृत्तियां आती है जिनका मूलतः संबंध उन परिस्थितियों के अध्ययन व सुधार से होता है जो प्रत्यक्षतः अधिगम तथा शिक्षक एवं छात्र की अभिवृद्धि से जुड़ी हुई होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कीथ एवं डेविस के अनुसार पर्यवेक्षक को एक ऐसे प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने से उच्च प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होता है और जिसका मुख्य कार्य क्या है? अधीनस्थों का निर्देशन करना। मतलब जो भी अधीन कर्मचारी है उनका निर्देशन करना। ठीक है, जॉन ए बर्की इसने क्या डेफिनेशंस दी? पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, छात्रों में अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस मेन थी, ये आपको याद रख लेनी है। अतः पर्यवेक्षण क्या प्रक्रिया है? जिसका क्षेत्र संपूर्ण विद्यालय के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। यह शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों को उनके प्रभावी निष्पादन का अर्थ होता है किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करना। ठीक है, प्रभावी निष्पादन के लिए समुचित मार्गदर्शन का कार्य करता है। कौन? पर्यवेक्षक। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो ये देखिए, आप हमने यहाँ पर लिखी है 8 प्रकृति लिखी है। ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की 8 प्रकृति लिखी है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला है विकासोन्मुख होती है यानी प्रोग्रेसिव होती है। दूसरा समग्र क्रिया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण एक समग्र क्रिया है यानी कॉम्प्रिहेंसिव है। तीसरा है कुशल नेतृत्व होता है, इसके अंदर सामूहिक प्रयास है। ठीक है, यह एक तकनीकी सेवा है, वैज्ञानिक साइंटिफिक होती है। ठीक है, और रचनात्मक भी होता है और गद्यात्मक भी होता है। अब इनका एक एक का अर्थ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं विकासोन्मुख का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है। देखिए, विकासोन्मुख का मतलब है किसी संस्था या विद्यालय जो है निरंतर विकास की ओर बढ़ता है। ठीक है, निरंतर जो है विकास होना चाहिए, किसका? शिक्षक का भी और शिक्षार्थी का भी। ठीक है, इसको बोलेंगे विकासोन्मुख। ठीक है, इस प्रकार से शैक्षणिक पर्यवेक्षण कैसा होगा? विकासोन्मुख, क्योंकि इसके अंदर जो है संस्था है हमारी, जो विद्यालय है उसका निरंतर जो है वो विकास की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, निरंतर विकास की ओर बढ़ना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी जो भी है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका विकास होता है, इसलिए कैसा है? विकासोन्मुख प्रकृति है। ठीक है, सेकंड है समग्र क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, समग्र क्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण ये शैक्षिक प्रक्रिया पर जो है समग्रता से विचार करना, इसको क्या बोलेंगे? समग्र क्रिया। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया पर समग्रता से विचार करने को क्या बोलेंगे? समग्र क्रिया। ठीक है, देखिए कोई भी शैक्षिक कार्य है और कोई भी समस्या है, उसके एक पक्ष की बजाय सभी पक्षों पर विचार करके समाधान का प्रयास करता है। ठीक है, क्या? शैक्षिक पर्यवेक्षण।
केवल एक पक्ष पर विचार नहीं करेगा जबकि सभी पक्षों पर विचार करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोल देंगे कि शैक्षिक पर्यवेक्षण एक समग्र क्रिया है। नेक्स्ट है आपका कुशल नेतृत्व। शैक्षिक पर्यवेक्षण में कुशल नेतृत्व होना जो है बहुत अधिक आवश्यक है। कुशल नेतृत्व को इंग्लिश में बोलते हैं गुड लीडरशिप। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण कुशल नेतृत्व द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है कुशल नेतृत्व में? कुशल नेतृत्व का मतलब है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार के निर्देश व अभिप्रेरणा प्रदान कर सके। ठीक है, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को निर्देश दे रहा है, जब इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश दे सकता है और अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है, यानी कि वो सभी के हितों की रक्षा करे। ठीक है, इसको बोल देंगे कुशल नेतृत्व। ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास का क्या मतलब है? देखिए, ग्रुप एफर्ट। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति किस प्रकार की है? एक सामूहिक प्रयास होता है यह एक। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण एक सामूहिक क्रिया है, यानी कि ये एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है बल्कि समस्त मानवीय संसाधनों के सहयोग पर आधारित है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? सामूहिक प्रयास है। ठीक है, तो हमने 4 यहाँ तक डिस्कस कर लिए। 5वां है तकनीकी सेवा। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण एक तकनीकी सेवा कैसे है? तकनीकी सेवा को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। तकनीकी सेवा का मतलब क्या है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर शिक्षकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है ये शिक्षकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है जिससे वे कार्य को जो है पूरी कार्य क्षमता के साथ एवं कुशलता के साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी सेवा के अंदर क्या आ गया? इससे क्या होता है कि शिक्षण विधि, कौशल और विषय के ज्ञान से संबंधित कठिनाई में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तकनीकी सेवा। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रकृति कैसे हुई? शैक्षिक पर्यवेक्षण की साइंटिफिक प्रकृति कैसे हुई? ठीक है, देखिए, अनुसंधान का अत्यधिक उपयोग करना, इसको क्या बोलेंगे? साइंटिफिक होना। ठीक है, अनुसंधान के उपयोग से शिक्षण अधिगम परिस्थिति में सुधार करना और उसको समुन्नत बनाना, इसको क्या बोलेंगे? साइंटिफिक होना। ठीक है, यानी कि मापन, मूल्यांकन, निरीक्षण, परीक्षण के नवीन तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक होना। ठीक है, मापन, मूल्यांकन, निरीक्षण और परीक्षण के नवीन तरीकों का उपयोग करना, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक होना, यानी वैज्ञानिक। इस प्रकार से इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट आपका रचनात्मक। रचनात्मकता कैसे है शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रचनात्मक को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्रिएटिव होना। ठीक है, शिक्षण अधिगम में सुधार और समस्या के समाधान के साथ साथ जो है आपका रचनात्मक रूप से कार्य करना भी अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति विकास की समग्रता के अनुरूप होनी चाहिए। रचनात्मकता का मतलब है कि आपके जैसे कि सेमिनार का आयोजन करवाना, संगोष्ठी का आयोजन करवाना, कार्यशाला का आयोजन करवाना और शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करवाना, इस प्रकार से ही जो आपका जो शिक्षण का कार्य है वो संपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो रचनात्मकता होना बहुत अधिक जरूरी है। रचनात्मकता के अंदर क्या आ गया? जैसे आपके सेमिनार, संगोष्ठी हो गई, कोई भी कार्यशाला का आयोजन हो गया, ठीक है, कोई भी शैक्षिक भ्रमण, ये होना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार से शैक्षिक पर्यवेक्षण आपका कैसा होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गद्यात्मक यानी डायनामिक प्रकृति कैसे है। देखिए, डायनामिक का मतलब है निरंतर, कोई भी चीज का निरंतर चलते रहना। ठीक है, डायनामिक का क्या मतलब है? कोई भी चीज का निरंतर चलते हुए रहना। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण आपका निरंतर होता रहता है, यानी कि विकासोन्मुख होने के लिए निरंतर प्रयास करना जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। इससे क्या होता है? कार्य में जो है रचनात्मकता आती है। ठीक है, और विकास की ओर हम अग्रसर होते हैं। जो आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया है, यानी कि जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो भी कैसी होती है? डायनेमिक यानी गतिशील होती है। तो ये जो प्रक्रिया है आपके शिक्षण की जो प्रक्रिया है निरंतर प्रयास से भी संभव है। ठीक है, तो डायनेमिक का क्या मतलब है? निरंतर प्रयास करना, यानी कि निरंतर आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण होते रहना। ठीक है, जो आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण है ये निरंतर होते रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? गत्यात्मक यानी डायनेमिक होना। तो ये आपकी प्रकृति थी, ये सभी आपकी 8 की 8 डिस्कस हो गई। ठीक है, एक और साइंटिफिक के अंदर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो भी शोध परिणाम है उसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्णतः वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, कैसे हो गया कि जो शोध परिणाम के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शोध परिणाम जो है वो बिल्कुल स्टिक होते हैं और क्षेत्र के विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करना, ये हो गया आपका वैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है, तो ये प्रकृति आपको याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट है आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां क्या क्या हैं। ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां, तो ये विधियां हैं आपके पास। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क। ठीक है, दूसरा है प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तीसरा है विचार गोष्ठी यानी सेमिनार का आयोजन करवाना, चौथा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, पांचवा है आपका कार्यों एवं दायित्वों का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन ऑफ वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी।
सिक्स्थ है आपका परामर्श और काउंसलिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पर सभी को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक संपर्क का मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक संपर्क यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखिए, जो आपका पर्यवेक्षक होता है उसको जो है ये नहीं कि किसी से भी सुझाव ले लिया, किसी भी टीचर से दूसरे टीचर के बारे में पूछ लिया, ऐसा नहीं करना। यानी कि एक ही व्यक्ति से सभी के बारे में पूछताछ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए शैक्षिक पर्यवेक्षण में। जो आपका पर्यवेक्षक है उसको एक एक शिक्षक से मिलकर के सुझाव लेना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उससे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर उसने किसी से गलत व्यक्ति से जो है कॉन्टैक्ट कर लिया, उसने किसी टीचर के बारे में गलत बता दिया, तो क्या होगा, उसको गलत सूचना प्रेषित कर दी जाएगी और इससे जो है वो कोई अनुचित निर्णय ले लेगा और उससे विकास जो है वो संभव नहीं होगा। तो जो है आपका प्रत्येक संपर्क करना चाहिए, डायरेक्ट शिक्षकों से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, जो इससे क्या होगा कि सभी कार्यों व समस्याओं की सटीक जानकारी उसको प्राप्त हो सकेगी। तो ये होगा आपका प्रत्यक्ष संपर्क। दूसरा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना। देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है किसी भी विद्यालय के अंदर भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे विद्यालय, एक विद्यालय जो है वो डिसाइड कर लिया उसके अंदर जो है सभी विद्यालयों के जो स्टाफ है वो आकर के जो है ट्रेनिंग लेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो शिक्षक और कर्मचारी है वो हिस्सा लेंगे और उससे क्या होगा, उनके कौशल में वृद्धि होगी, उसके शिक्षण और कौशल कार्य के अंदर जो है वृद्धि होगी। ठीक है, आयोजन कहाँ पर, विद्यालय के अंदर भी हो सकता है और विद्यालय से बाहर, दोनों जगह पर हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है आपका विचार गोष्ठी यानी सेमिनार का आयोजन। तो सेमिनार के आयोजन से भी शैक्षिक पर्यवेक्षण संभव है। किस प्रकार से? देखिए, विभिन्न विषयों पर आधारित होता है सेमिनार जो है वो, विभिन्न विषयों पर आधारित हम सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और जो आपका विद्यालय है, जो समस्त प्रतिभागी है वो यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं सेमिनार के माध्यम से। ठीक है, उनके जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ पर बता सकते हैं, सेमिनार के माध्यम से जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न विषयों पर आधारित सेमिनार भी हम आयोजित करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो इससे क्या होता है, जो शिक्षक है उसकी शिक्षण शैली को सुनिश्चित करने के लिए जो है इंटरव्यू लिया जाता है कि इसकी शिक्षण शैली सही भी है या नहीं। ठीक है, इससे क्या होता है कि शिक्षकों को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है उसको समझने में जो आपका पर्यवेक्षक आता है उसको मदद मिलती है। ठीक है, तो साक्षात्कार एक अच्छा तरीका है शैक्षिक पर्यवेक्षण का। पांचवा है कार्यों एवं दायित्वों का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रशासन जो है आपका वो कार्य का, किसी भी कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है, देखिए आपका कोई भी विद्यालय है उसका प्रशासन की बात करें तो उसके जो उच्च अधिकारी है, ठीक है, उसके जो उच्च अधिकारी है वो क्या करेंगे, कार्य का निर्धारण करेंगे कि इस टीचर को ये कार्य करना है। ठीक है, इसके बाद पर्यवेक्षक आएगा, वो क्या करेगा, उनके कार्य और दायित्वों का निर्वहन जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं ये देखेगा। कौन देखेगा? पर्यवेक्षक। ठीक है, तो आपका प्रशासन कार्य का निर्धारण करेगा, पर्यवेक्षक ये देखेगा कि वो कार्य अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, उनकी असुविधाओं का निराकरण करेगा। ठीक है, उनको बताएगा कि आप इस तरीके से ये कार्य कर सकते हैं अगर उनको कोई समस्या है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यों के दायित्व का निरीक्षण करना। ठीक है, देखिए निरीक्षण किए जाने की संभावना से क्या होता है, निरीक्षण से क्या होता है कि जो कर्मचारी है वो अधिक सचेत हो जाते हैं। ठीक है, कि निरीक्षण होगा इसलिए वे अपने कार्य निर्वहन जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं। लास्ट है आपका परामर्श यानी काउंसलिंग। ठीक है, परामर्श और काउंसलिंग का क्या मतलब है? देखिए, लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है ये काउंसलिंग जो है, यानी परामर्श जो है ये लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी है यानी कि जो स्टाफ है वो सलाह देते हैं और अगर आवश्यकता है, पर्यवेक्षक को लगे कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी सलाह लेनी चाहिए। किसकी? जो आपके शिक्षक हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, पर्यवेक्षक को उनकी सलाह को मानना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परामर्श लेना यानी काउंसलिंग। तो सुझाव की उपयोगिता के आधार पर आगामी योजनाओं में जो है उनके सुझाव को सम्मिलित करना, ये क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। तो ये सभी आपके होगी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियाँ और तकनीकें। अब आ जाओ, आपका एक पॉइंट और रह गया, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। ठीक है, देखिए ये देखिए भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। तो ये सभी प्रकार हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, ठीक है, निरोधात्मक और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, लोकतंत्रीय या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, स्वतंत्र पर्यवेक्षण और सत्तावादी पर्यवेक्षण। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना है आपको, सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पहला है आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इंस्पेक्टिव सुपरविजन। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टिव सुपरविजन। ये क्या होता है? देखिए, जो आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण है यानी इंस्पेक्शन है, ये पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका पर्यवेक्षक है वो सर्वज्ञाता होता है, उसे हर प्रकार का ज्ञान होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, तो इसके अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग विषयों के शिक्षण की जो भिन्न भिन्न विधियों के प्रयोग से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, निरीक्षण के माध्यम से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो अधिकारी जो होता है यानी कि जो निरीक्षण करता होता है, ये जो पर्यवेक्षण करेगा आपका, ठीक है, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के अंदर जो आपका पर्यवेक्षक होता है वो किस प्रकार का होता है? छिद्रान्वेषण दृष्टिकोण होता है उसका। ठीक है, छिद्रान्वेषण दृष्टिकोण, ये क्या होता है कि वो कमी निकालने वाला होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होता है। ठीक है, और वो जो है पर्यवेक्षक का शिक्षक के प्रति इसके अंदर हीन दृष्टिकोण होता है, यानी कि सर्वाधिक टीका टिप्पणी इसके अंदर होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आज्ञा, निर्देश और नियमों पर विशेष बल दिया जाता है। ये एक प्रकार से आपका निरीक्षण की तरह ही हो गया। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है निरीक्षण से ही, क्योंकि इसके अंदर गलती निकालने पर अधिक बल दिया जाता है, त्रुटियों का पता लगाने पर अधिक बल दिया जाता है, और आज्ञा, निर्देश और नियमों पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो मानव का स्वभाव है वो किस प्रकार का है? कामचोर स्वभाव का होता है, क्योंकि कोई भी काम करके जो है खुश नहीं है। ठीक है, तो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण से क्या होगा कि उनके अंदर जो भी स्टाफ है उसके अंदर थोड़ा सा भय आएगा, और भय से क्या होगा कि वो अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर अच्छा कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर बुरा कार्य करेगा तो इसके अंदर दंड का प्रावधान भी है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर त्रुटियों का पता लगाया जाता है और आज्ञा दी जाती है, यानी निर्देश देने पर अधिक बल दिया जाता है, नियमों का पालन करने पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा कार्य कोई करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर कोई बुरा कार्य करेगा तो इसके अंदर दंड का प्रावधान भी है। ये है आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, दूसरा है आपका निरोधात्मक और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ लंबा चौड़ा रटने की जरूरत नहीं है, बस इनका अर्थ एक बार समझ लो, फिर जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, निरोधात्मक और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण क्या है? देखिए, इसके अंदर जो आपका पर्यवेक्षक है उसकी भूमिका कैसी होती है? सकारात्मक भूमिका होती है। ठीक है, सकारात्मक भूमिका होती है, और पहला हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर उसका छिद्रान्वेषण दृष्टिकोण होता है, यानी कि कमी निकालने पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन इसके अंदर जो है सहयोग की भावना होती है। ठीक है, यानी कि सकारात्मक भूमिका होती है पर्यवेक्षक की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रधानाचार्य जो है आपका, या प्रधानाध्यापक है और शिक्षक, दोनों की कठिनाई और समस्या, दोनों जो है इनकी कठिनाई और समस्या का पता लगाने हेतु, यानी उनका निराकरण करने हेतु समुचित मार्गदर्शन व सलाह प्रदान करके उनकी मदद की जाती है। ठीक है, उनकी समस्या और कठिनाइयों का पता लगाया जाएगा, और फिर उनको समुचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, और उनको जो है सलाह प्रदान करके उनकी मदद की जाएगी। यही है आपका निरोधात्मक और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, देखिए, पर्यवेक्षक जो है उसको निरोधात्मक पर्यवेक्षण के अंदर पर्यवेक्षक को कैसा होना चाहिए? उसको अपने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, यानी कि यथेष्ट ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसको जो है निश्चित उपकरणों का प्रयोग जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो निरोधात्मक पर्यवेक्षण होगा ये आपका। क्या होगा? इसके अंदर जो है कमियों का पता लगाया जाएगा और उसके निराकरण हेतु मार्गदर्शन और सलाह दी जाएगी। ठीक है, किस किस का? शिक्षकों का भी और प्रधानाध्यापक का भी। ठीक है, यानी कि कोई बाहर से आएगा पर्यवेक्षण करने के लिए। तीसरा है आपका लोकतंत्रीय और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सुपरविजन। ठीक है, लोकतंत्रीय और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है? देखिए, इसके अंदर जो आपके विद्यालय का प्रधानाध्यापक है और शिक्षक है और विषय विशेषज्ञ है, ये सभी जो है आपसी सहयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की कठिनाइयों के निदान और समस्या को सुलझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? प्रधानाध्यापक, शिक्षक और विषय विशेषज्ञ सभी आपसी सहयोग से एक दूसरे की कठिनाइयों के निदान करने में, यानी कि समस्याओं को सुलझाने का कार्य जो है वो करते हैं। पर्यवेक्षक किस प्रकार का होता है? ये जो है कोई भी अपने निर्देश और आदेशों की अनुपालना हेतु किसी प्रकार की बाध्यता सुनिश्चित नहीं करता, यानी कि वो कोई भी निर्देश आदेश देगा तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि ऐसा करना ही करना है, आदेश नहीं देके जाएगा वो। ठीक है, इसमें क्या है कि अधीनस्थों को परामर्श दिया जाता है, परामर्श दिया जाएगा, उनके सुझाव भी सुने जाएंगे, उनको पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि परस्पर विचार विनिमय को इसके अंदर अधिक महत्व दिया जाता है। किसके अंदर? लोकतंत्रीय सहयोगात्मक। ठीक है, तो क्या हो गया? इसके अंदर जो है
परस्पर विचार विमर्श से ही किसी समस्या का समाधान जो है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक आएगा, वो उनके सुझाव भी सुनेगा, अधीनस्थों को परामर्श भी देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोकतंत्रीय या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, चौथा है आपका रचनात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर जो आपका पर्यवेक्षक है वो शिक्षकों को और जो भी कर्मचारी है उनमें रचनात्मकता के विकास को प्रोत्साहन देता है, यानी कि रचनात्मकता के विकास के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। शिक्षकों की नवीन शैक्षणिक विधियों एवं शैक्षणिक प्रयोगों को प्रशंसा के भाव से देखता है एवं उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन देता है, यानी कि जो भी शिक्षक है किस तरीके से पढ़ा रहे हैं उनकी प्रशंसा करके जाएगा। ठीक है, उनका प्रोत्साहन करेगा। ठीक है, शिक्षकों और कर्मचारियों की विशेष योग्यताओं का पता लगाना एवं उन्हें विकसित करने हेतु समुचित मार्गदर्शन देना, ये किसका कार्य है, रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर जो पर्यवेक्षक है उसका कार्य है। ठीक है, क्या कार्य है, शिक्षकों और कर्मचारियों की विशेष योग्यताओं का पता लगाना और उन्हें विकसित करने हेतु उन्हें समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, ये रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर पर्यवेक्षक का कार्य है। वो अपनी उसकी जो दृष्टि होती है ना वो अति तीक्ष्ण दृष्टि होती है, यानी कि वो उसकी दृष्टि से देख सकता है कि इस टीचर के अंदर ये जो है गुण है। ठीक है, यानी कि ये कार्य ये योग्यता है इस टीचर के अंदर। ठीक है, तो वो अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनके गुणों को परख करके उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण जो है वो अवश्य विद्यमान होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो श्रेष्ठ गुण है उसको विकसित करना इसके अंदर रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर पर्यवेक्षक का कार्य है। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर पर्यवेक्षक आएगा, उनके गुणों का पता लगाएगा। ठीक है, और उनको जो है विकसित करने का कार्य करेगा। समुचित इसके अंदर जो है सहयोग की भावना भी होती है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर जो पर्यवेक्षक है उसकी जो है सहयोगी व्यवहार होता है, यानी सहयोग की भावना भी होती है। तो ये आपका है रचनात्मक पर्यवेक्षण। नेक्स्ट आपका साइंटिफिक सुपरविजन यानी वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। ये क्या होता है, देखिए वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का मतलब है कि पर्यवेक्षण की नवीनतम और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के अंदर पर्यवेक्षण की नवीनतम और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीकों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तकनीक इन तकनीकों के आधार पर जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक तकनीक पर आधारित है, इनमें कमी जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका टेप रिकॉर्डर, ठीक है, सीसीटीवी, वीडियो और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। ठीक है, अब आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं अय्यर ने क्या किया, अय्यर के अनुसार वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के 4 आधार है। क्या क्या, नियोजन, पहला है नियोजन, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है मूल्यांकन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, कार्य प्रणाली के अंदर, दूसरा है कार्य प्रणाली के अंदर लचीलापन होना। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब है वास्तविक रूप में किसी चीज़ का वर्णन करना, और लास्ट है नियोजन, लास्ट है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये 4 आधार बता रहे हैं किसने, अय्यर ने। अय्यर के अनुसार वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के 4 आधार है, क्या क्या, नियोजन, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये सभी आपको वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के अंदर जो है याद रखने हैं। अय्यर के अनुसार वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वह है, अय्यर ने जो डेफिनेशन दी उसने क्या बताया कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वह है जिसमें अनुदेशों में सुधार के लिए मापने योग्य नियंत्रित विधियों का प्रयोग होता है तथा ये विधियाँ वैध एवं विश्वसनीय है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपके निष्कर्ष है वो विश्वसनीय होते हैं, ये इसको जो है सभी को मान्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक जो साइंटिफिक तकनीक है इसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेंगे ये कैसे होंगे, आपके वैध होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, वैध होंगे, विश्वसनीय होंगे, कोई भी इन पर जो है ये नहीं कहेगा कि ये मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, क्योंकि सभी को मान्य होते हैं। अविश्वास की स्थिति में जो है प्रक्रिया की पुनरावृत्ति भी संभव होती है। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक सुपरविजन, नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, टेप रिकॉर्डर, सीसीटीवी, वीडियो, कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, यानी पर्यवेक्षण की नवीनतम और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीकों का उपयोग इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्वतंत्र पर्यवेक्षण यानी कि इंडिपेंडेंट सुपरविजन। इसका अर्थ भी समझना जो है बहुत जरूरी है। स्वतंत्र पर्यवेक्षण का मतलब क्या हो गया, इससे क्या होता है कि विद्यालय के अंदर स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना होती है। ठीक है, स्वतंत्र पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, विद्यालय के अंदर स्वतंत्रता की भावना यानी कि स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विद्यालय में जो भी शिक्षक और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इनको अपनी समस्याओं के निराकरण की स्वतंत्रता होती है, यानी कि
अगर किसी भी शिक्षक को कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या का निराकरण कर सकता है, उसको स्वतंत्रता होती है, यानी कि पूरी छूट होती है, वो अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सकता है। ये हो गया आपका स्वतंत्र पर्यवेक्षण। लास्ट बच गया सत्तावादी पर्यवेक्षण, यानी कि अथॉरिटेरियन सुपरविजन। ठीक है, सत्तावादी पर्यवेक्षण क्या है? ये जो है पर्यवेक्षण का निरंकुश और सत्तात्मक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षकों या कर्मचारियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। ठीक है, सत्तावादी पर्यवेक्षण के अंदर शिक्षकों से कोई विचार विमर्श जो है नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पर्यवेक्षक की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, पर्यवेक्षक को जो है इसके अंदर विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी यानी जो भी शिक्षक है उनको उनसे वो क्या है अनुपालन करवाएगा। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और ये इन अधिकारों का अधीनस्थ कर्मचारी यानी शिक्षकों से अनुपालन यानी उनकी पालना करवाएगा और आदेश देगा। ठीक है, और इन आदेशों का पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है, यानी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, तो सत्तावादी पर्यवेक्षण एक ऐसा हो गया, ये निरंकुश और सत्तात्मक तरीका है। निरंकुश क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। सीधा पर्यवेक्षक आएगा, उसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देगा और उनको जो अधीनस्थ कर्मचारी और शिक्षक है उनको इन आदेशों का जो है पालन करना ही होगा, अनिवार्य होगा कि सभी व्यक्ति इसके आदेश का पालन करें। सत्तावादी पर्यवेक्षण के अंदर जो भी पर्यवेक्षक आएगा उसके आदेश का पालन करे। तो ये हो गए आपकी भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। ये बस इनका अर्थ समझना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपका लास्ट में बच गया व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार। तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर दो प्रकार जो है मेन होते हैं। पहला है व्यक्तिक और एकल पर्यवेक्षण, दूसरा है पैनल पर्यवेक्षण। ठीक है, व्यक्तिक और एकल पर्यवेक्षण, दूसरा है पैनल पर्यवेक्षण। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिक और एकल सुपरविजन क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये सामान्यतः अकेले कोई उच्चाधिकारी या कोई प्रधानाध्यापक या प्राचार्य यानी कि केवल एक ही व्यक्ति जो है वो पर्यवेक्षण करेगा। पर्सनल होता है ये। ठीक है, पर्सनल सुपरविजन होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी उच्चाधिकारी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो सकता है, प्राचार्य हो सकता है। तो कोई एक होगा और वो इसके अंदर जो है सुपरविजन करेगा यानी पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये सामान्यतः जो है किसी संगठन या संस्था के किसी पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है वो कर सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण कौन कर सकता है? विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी कर सकता है। और कई बार शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो है ये करवाया जाता है व्यक्तिगत या एकल पर्यवेक्षण। कोई भी एक पदाधिकारी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी DEO यानी जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है वो आ गया, या फिर कोई विषय विशेषज्ञ आ गया, कोई एक ही आएगा। ठीक है, कोई भी पदाधिकारी हो सकता है। ठीक है, शिक्षा विभाग का कोई भी पदाधिकारी हो सकता है, जिला शिक्षा अधिकारी हो सकता है, या फिर कोई विषय विशेषज्ञ हो सकता है। कोई भी एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंदर और क्या करके जाएगा? पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करके जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका पैनल पर्यवेक्षण। पैनल पर्यवेक्षण में क्या है? एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति आएंगे, यानी कि कोई टीम आएगी, कोई पैनल आएगा। 3-4 व्यक्तियों की टीम होती है, उसको क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। और ये किस प्रकार की व्यक्ति होती है? ये कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, देखिए, राज्य की सरकार जो है वो ये इस प्रकार का पर्यवेक्षण कराती है। क्या? पैनल पर्यवेक्षण। इसमें विद्यालयों की मान्यता प्रदान करने और उनकी क्रमोन्नति हेतु ये पर्यवेक्षण जो है करवाया जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके पैनल में 3 व्यक्ति आते हैं। उसके पैनल में 3 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक पहला है विषय विशेषज्ञ आएगा, दूसरा कोई विभागीय कर्मचारी होगा, तीसरा कोई शिक्षण तकनीक का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, 3 कौन कौन हो गए? पहला विषय विशेषज्ञ, दूसरा कोई विभागीय अधिकारी, तीसरा शिक्षण तकनीक विशेषज्ञ। ठीक है, ये 3 व्यक्ति आते हैं पैनल के अंदर और पर्यवेक्षण जो है करके जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैनल पर्यवेक्षण। यानी कि कोई 3-4 व्यक्तियों की टीम आएगी, उसको बोलते हैं पैनल, और वो आकर के जो है पर्यवेक्षण करके जाएगी। और ये किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैनल में 3 व्यक्ति आते हैं, विषय विशेषज्ञ, दूसरा विभागीय अधिकारी, तीसरा शिक्षण तकनीक विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैनल पर्यवेक्षण। ठीक है, तो अब आपका लास्ट टॉपिक बच गया पर्यवेक्षक के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, ये गुण हमने यहाँ पर लिख दिए, ये गुण है। अब एक एक को बस समझना आपको जरूरी है। पहला है पर्यवेक्षक को कैसा होना चाहिए? विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके अंदर प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, तीसरा सामाजिक योग्यता, चौथा व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, पांचवा है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, छठा है समन्वय। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है विषय विशेषज्ञ, यानी कि जो भी पर्यवेक्षक आएगा उसको जो है अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, वो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।
दूसरा है प्रशासनिक योग्यता, यानी कि उसके अंदर जो है प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, विशेष प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आ गया, ठीक है, विशेष प्रशासनिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति वो होना चाहिए। सामाजिक योग्यता की बात करें, ये भी इजी पॉइंट है, उसके अंदर जो है थोड़ी सी सामाजिक भावना भी होनी चाहिए, सामाजिक योग्यता हो गई, ठीक है। चौथा है व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो कि वह किसी विशेष जाति, धर्म या क्षेत्र का समर्थन करता हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि अगर वो यादव है तो यादवों को ही जो है छूट दे कि उनके ऊपर कोई भी वो पाबंदी न लगाए, ठीक है, उसका विशेष समर्थन न करे, किसी भी जाति विशेष का समर्थन न करे, किसी भी ये न देखे कि हाँ ये तो हमारे क्षेत्र के विद्यालय है, ऐसा भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। और उसको जो है गुटिया दलबंदी से दूर रहना चाहिए, यानी कि गुटिया दलबंदी से दूर रहना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यापक दृष्टिकोण रखना, ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण समझ में आ गया ना, जाति, क्षेत्र या वर्ग का समर्थन करने वाला नहीं होना चाहिए, ये हो गया व्यापक दृष्टिकोण वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका निष्पक्ष, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने क्षेत्र के विद्यालय पर ये तो अपने क्षेत्र का विद्यालय है, ठीक है, तो अपने ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने और दूसरे विद्यालय में कोई भी भेद वो न करे, ऐसा होना चाहिए पर्यवेक्षक, ठीक है। अपने विद्यालय में यानी कि अपने क्षेत्र के विद्यालय में या उसका खुद का कोई विद्यालय है उसमें, और दूसरे विद्यालय में कोई भी भेद न करे, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये नहीं कि इस स्कूल के अंदर तो मैं पढ़ाता ही हूँ उसमें वो भेद कर दे, ठीक है। अपने में और दूसरे विद्यालय में कोई भेदभाव रखने वाला नहीं होना चाहिए, ये हो गया निष्पक्ष होना, ठीक है। लास्ट आपका समन्वय, समन्वय को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों या अधीनस्थों के मध्य समस्या से संबंधित समन्वय करना, इसको बोलते हैं समन्वय स्थापित करना, ठीक है। कोई भी समस्या से है उससे संबंधित समन्वय करना, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था शैक्षिक पर्यवेक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निरीक्षण के बारे में, ठीक है, शैक्षिक निरीक्षण के बारे में। धन्यवाद।